एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की सेकेंड यूनिट से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देने का जो श्रेय है वो मेंडल को जाता है। आप लोगों को मालूम है कि मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया है और इन 3 नियमों में पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हमने इससे पहले 2 नियम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा नियम। तीसरे नियम को पढ़ने से पहले 2-3 बातों को आपको समझना पड़ेगा कि यह नियम मेंडल का तृतीय नियम है। यहां पर एक बात और थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए दे दूं कि वास्तव में मेंडल के द्वारा 2 ही नियमों का प्रतिपादन किया गया था। तीसरा नियम जो हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं उस नियम का प्रतिपादन उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया, लेकिन यह नियम उनको समर्पित कर दिया गया और उन्हीं के नाम से यह तीसरा नियम भी जाना जाता है। यह नियम हमेशा द्विसंकर संकरण पर बेस्ड होता है। द्विसंकर संकरण पर बेस्ड होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। आप लोगों को मालूम है कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। भाई, जब 2 विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों के बीच में आपस में संकरण कराया जाता है तब इस प्रकार का जो क्रॉस है डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और मेंडल के नियमों के मुताबिक इस क्रॉस में हमेशा अनुपात 9:3:3:3:1 में आता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है? 9:3:3:3:1 में आता है। इस नियम को चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग की सहायता से आसानी के साथ समझा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब 2 विपर्यायी लक्षणों वाले पौधों के बीच में 2 विपरीत लक्षणों वाले या 2 जोड़ी विपर्यायी लक्षणों को आधार बनाकर जब पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तब प्रत्येक लक्षण का कारक अगली पीढ़ी में अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करता है। प्रत्येक लक्षण का कारक, प्रत्येक लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में अपनी जो है स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक विपर्यायी लक्षणों को आधार बनाकर, जब 2 विपर्यायी लक्षणों को आधार बनाकर 2 पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तब 2 या 2 से अधिक लक्षणों या जीन्स की वंशानुगति एक साथ होती है। जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों या जीन्स की वंशानुगति एक साथ होती है तब युग्मकों का अगली पीढ़ी में इन लक्षणों अथवा जीनों की वंशानुगति अथवा वितरण स्वतंत्र रूप से होता है तथा एक लक्षण या जीन की वंशानुगति दूसरे लक्षण या जीन की वंशानुगति पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशानुगति का हम अध्ययन करते हैं तो प्रत्येक लक्षण, प्रत्येक जीन्स अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाता है, अर्थात एक लक्षण को निर्धारित करने वाला जीन्स दूसरे लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन्स पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है, अर्थात एक लक्षण की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में होती है। चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझें। अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझे तो मान के चलिए कि एक गोल या पीले बीज वाले पौधे का संकरण, गोल व पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के साथ कराया जाता है। तो गोल एवं पीले बीज वाले पौधे का जीनोटाइप जो है कैपिटल RR कैपिटल YY है। झुर्रीदार एवं हरे पौधों का जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल RR और स्मॉल YY। तो यहां पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रख ले, गोल के लिए कैपिटल RR, पीले के लिए स्मॉल YY, वहीं पर झुर्रीदार के लिए स्मॉल RR, हरे के लिए स्मॉल YY। जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसका जीनोटाइप यह है। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि गोल व पीला गोल बीज
और एवं उसका पीला रंग ये डोमिनेंट है, जबकि झुर्रीदार एवं हरा रेसेसिव है, अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तो हुआ क्या, जरा देखें कि गोल एवं पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधे के साथ कराया जाता है, तब ऐसी अवस्था में F1 जनरेशन में गोल व पीले बीज वाले संकर पौधे का जन्म होता है। ठीक है, गोल व पीले बीज वाले संकर पौधे का जन्म होता है। ठीक है भाई, यहां पर आपने देखा कि जो गोल और पीले तथा झुर्रीदार में हरे पौधे क्या है, पेरेंट्स है, जबकि इन पेरेंट्स से जो गैमेट बने हैं वो गैमेट्स कैसे बने भाई, आर वाई, यहाँ पर स्मॉल आर वाई। ठीक है, जब ये आपस में मिले तो एक संकर गोल एवं पीले बीज वाले पौधे का जन्म हुआ। जब इनके बीच में आपस में संकरण कराया गया, किसके बीच में, गोल एवं पीले बीज वाले पौधे के बीच में आपस में स्वपरागण कराया गया, संकरण कराया गया, तब क्या रेशो प्राप्त होता है, उस रेशो को हम इस चेकर बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। हमने कुछ इस तरह से चेकर बोर्ड बना लिया है, जहां पर एक तरफ जो है हम मेल को ले सकते हैं, एक तरफ हम फीमेल को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किस तरफ हम मेल को ले किस तरफ फीमेल के ले, ऐसा कोई भी निर्धारण नहीं है, आप किसी भी तरफ ले सकते हैं। यहाँ पर केवल समझाने की दृष्टि से बताया गया है। तो चलिए, हमने क्या काम किया भाई, हमने काम किया कि गोल एवं पीले संकर पौधे का संकरण, गोल एवं पीले बीज वाले संकर पौधे का संकरण गोल एवं पीले बीज वाले दूसरे संकर पौधे के साथ कराते हैं। तो इसका रेशो क्या प्राप्त होता है, वो रेशो देखते हैं। तो यहां पर हमको सबसे पहले हम गैमेट निकाल लें। यहां से हमको गैमेट कैसे निकलेंगे, कैपिटल आर, एक एक लक्षण से गैमेट निकालना है हमें। कैपिटल वाई, तो हमने यहां पर लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हमने स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही गैमेट दूसरे तरफ भी आ जाएंगे, तो हमने यहां पर लिखा आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां पर आ गया स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब इनको आपस में हमको क्या मिलाना है, तो यहां पर हम मिलाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए इसको लिख लेते हैं। चलिए हमने इसको लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको जो ऑफस्प्रिंग है F2 जनरेशन प्राप्त हुई है, इस F2 जनरेशन को हम समझते हैं। अगर आप देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला जो जनक है वो कैसा होगा भाई, गोल एवं पीले बीज वाला। तो यहां पर हमने लिख दिया गोल व पीले बीज। दूसरा भी कैसा होगा, ये भी गोल एवं पीले बीज वाला होगा। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कैपिटल वाई है जो प्रभावी लक्षण को शो कर रहा है, ये भी कैसा हो गया, गोल व पीले। यहां पर कैपिटल आर तथा कैपिटल वाई की उपस्थिति इसको गोल एवं पीले बीज बना दे रहा है। दूसरी रो पे आए तो यहां पर भी क्या होगा भाई, गोल व पीले बना देगा। लेकिन यहां पर तीसरी तरफ जब आते हैं तो हम क्या देखते हैं, स्मॉल आर आर है, अर्थात झुर्रीदार और कैसा है भाई, पीले। यहां पर क्या है, गोल एवं पीले। यहां पर अगर देखें तो झुर्रीदार व पीले। नेक्स्ट पे आए, गोल व पीले। यहां पर देखें तो गोल व पीले।
यहां पर देखिए तो गोल व हरे, यहां पर देखिए तो गोल व हरे, यहां पर देखिए गोल व पीले, यहां पर देखिए तो ये हो गया झुर्रीदार और पीले, यहां पर देखिए तो गोल व हरे, जबकि यहां पर हम देखें तो ये कैसा है भाई, झुर्रीदार और हरे। अब अगर इन लक्षणों को हम देखें तो क्या रेशियो प्राप्त हुआ है वो देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल व पीले बीज वाले कितने हुए हैं वो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 1 9। तो हमको गोल एवं, यहां पर ध्यान रखें, गोल व पीले बीज वाले कितने पौधे प्राप्त हुए, 9। वहीं पर अगर आप दूसरे तरफ जाएं तो झुर्रीदार व पीले बीज, झुर्रीदार एवं पीले बीज वाले देखें तो यहां पर ये 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, गोल एवं हरे, गोल व हरे, गोल व हरे देखें 1 2 और 3, ठीक है। अब वहीं पर झुर्रीदार व हरे, टोटल झुर्रीदार व हरे कितने आए भाई, 1। तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आया, 9:3:3:3:1। वहीं पर अगर आप जीनोटाइपिक रेशियो भी देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो भी इसका जो है वो क्या निकल के आएगा, 9:3:3:1। तो इस प्रयोग से, डाइहाइब्रिड क्रॉस से हम ये जानकारी मिलती है, हमें ये जानकारी मिलती है कि किसी भी लक्षण के द्वारा दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो यह प्रयोग क्या है, इसी प्रयोग को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा, यह टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। अगर समझ में ना आए या कोई दिक्कत जाए तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स आपके लिए रखा हुआ है, आप उस पर कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।